नमस्कार। प्रतिदिन अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। विकास की गतिशक्ति दैनिक जागरण। आकार लेती स्वास्थ्य क्रांति। उपेक्षित जीवन जीने को मजबूर बुजुर्ग। सौहार्द है जरूरी। अंतरिक्ष से निगरानी। देश में तकनीक क्रांति का नया दूत बनेगा परम रुद्र। अब संपादकीय विस्तार से। विकास की गतिशक्ति दैनिक जागरण। देश में विश्वसनीय बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए 3 वर्ष पहले शुरू की गई पीएम गतिशक्ति योजना पर प्रधानमंत्री ने यह सही कहा है कि यह एक परिवर्तनकारी पहल है और इसके जरिए भारत सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास कर रहा है। निश्चित रूप से इस महत्वाकांक्षी योजना ने बीते 3 वर्षों में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। 1 दर्जन से अधिक मंत्रालयों में समन्वय कायम करने वाली इस योजना के चलते केवल बुनियादी ढांचों से जुड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में ही सफलता नहीं मिली, बल्कि लॉजिस्टिक पर आने वाले खर्च को कम करने और एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामग्री भेजने में लगने वाले समय को कम करने में भी कामयाबी हासिल हुई है। देश की ज़रूरतों के अनुरूप बुनियादी ढांचों का निर्माण विकसित भारत के सपने को साकार करने की एक अनिवार्य शर्त है। इस योजना की सफलता का मूल्यांकन इससे किया जा सकता है कि श्रीलंका और बांग्लादेश ने भी अपने यहाँ बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पीएम गतिशक्ति के इस्तेमाल के लिए समझौता किया है। यह अच्छा हुआ कि पीएम गतिशक्ति योजना के 3 साल पूरे होने के बाद अब इस योजना के अगले चरण में बुनियादी ढांचे संबंधी जिला स्तरीय योजनाओं को भी शामिल किया जाएगा। ऐसा किया जाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अभी जिला स्तर पर विभिन्न विभागों में समन्वय की कमी दिखती है, जिसमें कई योजनाएं देरी से शुरू हो पाती हैं। इसी तरह प्रायः उसमें तालमेल के अभाव के चलते समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इसके चलते बुनियादी ढांचे संबंधी योजनाओं की लागत में भी वृद्धि होती है और उसमें समय भी अधिक लगता है। अब जब सभी राज्यों में बुनियादी ढांचे संबंधी जिला स्तरीय परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए सभी राज्यों के एक जिले में पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है, तब फिर इस आवश्यकता की भी पूर्ति होनी चाहिए कि ऐसी परियोजनाओं में ना तो दलगत राजनीति आड़े आए और ना ही विभागीय असहमतियां। उचित यह होगा कि ऐसी कोई व्यवस्था बने जिससे बुनियादी ढांचे संबंधी प्रत्येक परियोजना का मूल्यांकन और उनकी समीक्षा उसी तरह से हो जैसे पीएम गतिशक्ति योजना के तहत होता है। इसमें संदेह नहीं है कि पीएम गतिशक्ति योजना विभिन्न मंत्रालयों में समन्वय कायम करने और योजनाओं को सही तरह से आगे बढ़ाने में सहायक साबित हुई है। लेकिन इस परियोजना के तहत यह भी देखा जाना चाहिए कि बुनियादी ढांचे संबंधी जो भी निर्माण हो रहे हैं वे भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हैं या नहीं। यह प्रश्न इसलिए क्योंकि सड़क से जुड़ी परियोजनाओं में यह देखने में आता है कि जो निर्माण कार्य किया गया होता है उसमें कुछ ही समय बाद विस्तार करने या समानांतर कोई योजना तैयार करने की आवश्यकता महसूस होने लगती है। पीएम गतिशक्ति योजना के तहत यह भी देखने की आवश्यकता है कि जो भी निर्माण कार्य किए जा रहे हैं उसकी गुणवत्ता विश्वस्तरीय हो। आकार लेती स्वास्थ्य क्रांति। विवेक देवराय आदित्य सिन्हा। देवराय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख और सेना परिषद में ओएसडी अनुसंधान है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी नेशनल हेल्थ अकाउंट्स यानी एनएचए के हालिया आंकड़े भारत के स्वास्थ्य तंत्र को लेकर कई सकारात्मक रुझान दर्शाते हैं। इसमें एक उल्लेखनीय पहलू यही है कि सेहत पर लोगों का खर्च घटा है। वर्ष 2013-14 में लोगों को स्वास्थ्य संबंधी मामलों पर अपनी जेब से जो 64.2% खर्च करना पड़ रहा था वह 2021-22 में घटकर 39.4% रह गया। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी पीएमजे, फ्री डायलिसिस और ऐसे ही अन्य सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमों के चलते स्वास्थ्य पर लोगों का खर्च कम हुआ है और इस बचत ने उन्हें आर्थिक सुरक्षा का कवच प्रदान किया है। इन योजनाओं के विस्तार से लोगों के करीब 1 लाख करोड़ रुपए बचे हैं। इस सफलता से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यानी यूएचसी के लक्ष्य को संबल मिला है, जो पिछले कुछ समय से सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। सेहत पर सरकार के खर्च में बढ़ोतरी का सीधा संबंध इस पर लोगों के घटे खर्च से है। वर्ष 2014-15 से 2021-22 के बीच सेहत पर सरकारी खर्च जीडीपी के 1.13% से बढ़कर 1.84% हो गया और कुल सरकारी खर्च में स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय 3.97% से बढ़कर 6.12% हो गया। स्वास्थ्य सेवाओं में सरकार की बढ़ती भूमिका एक न्यायसंगत स्वास्थ्य प्रणाली की ओर संकेत करती है। इससे जहां लोगों पर आर्थिक बोझ घटा है तो आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच भी सुगम हुई है। देश के निरंतर उन्नत होते इस बुनियादी ढांचे में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के सेवा प्रदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्वास्थ्य सेवाओं में सरकारी अस्पतालों की 1.49 लाख करोड़ रुपए और निजी अस्पतालों की 2.12 लाख करोड़ रुपए की हिस्सेदारी है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, डिस्पेंसरी और परिवार नियोजन केंद्र भी इस मोर्चे पर 56,477 करोड़ रुपए का अहम योगदान करते हैं।
खर्च में वितरण और विविधता का यह स्तर स्वास्थ्य सेवाओं में सरकारी खर्च की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है, जिसका प्राथमिक एवं निदानात्मक उपचार दोनों स्तरों पर विस्तार हुआ है। खासतौर से ग्रामीण और दूर दराज के वंचित क्षेत्र इससे लाभान्वित हुए हैं। खर्च की पड़ताल करें तो समझ में आता है कि प्राथमिक सेवाओं पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें कुल व्यय का 46% इन पर हो रहा है। प्राथमिक सेवाओं पर तो सरकारी खर्च 50% तक है, जो दर्शाता है कि मूलभूत स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति को प्राथमिकता दी जा रही है। वहीं द्वितीयक सेवाओं पर 33%, तो तृतीयक सेवाओं पर 16% खर्च इस बात का संकेत है कि सभी स्तरों पर संतुलन साधा जा रहा है। समग्रतापूर्ण दृष्टिकोण से उन्नत किया जा रहा स्वास्थ्य ढांचा न केवल कोविड महामारी जैसी आकस्मिक चुनौतियों का सामना करने में कहीं अधिक सक्षम बनाएगा, बल्कि गैर संचारी रोगों के बढ़ते दायरे से निपटने में भी मददगार होगा। लंबे अरसे से स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित इलाकों में भी इन सेवाओं की पहुंच और विस्तार के लाभ सामने आ रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं का विस्तार भी स्वास्थ्य पर लोगों के खर्च को घटाने में मददगार साबित हो रहा है। सरकार ने बीमा योजना और ऐसी ही कुछ अन्य पहल की हैं, जिसका लाभ लोगों को मिला है। वर्ष 2014-15 में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर जो खर्च 5.7% था, वह 2021-22 में बढ़कर 8.7% हो गया, जो इसका सूचक है कि स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर वित्तीय जोखिम झेलने वाले लोगों को एक सुरक्षा आवरण प्राप्त हुआ है। भारत में लंबे समय से यह सिलसिला कायम रहा है कि बीमारियों के चलते परिवार गरीबी के दलदल में चले जाते थे। ऐसे में सामाजिक सुरक्षा योजनाएं उनके लिए एक बड़ा संबल बनकर उभरी हैं। स्वास्थ्य पर सरकार के बढ़ते खर्च और लोगों पर घटते वित्तीय बोझ से देश के सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़े दूरगामी लाभ हासिल होंगे। इससे शिशु मातृ मृत्यु दर पर अंकुश लगाने के साथ ही जीवन प्रत्याशा बढ़ेगी, जीवन की गुणवत्ता बढ़ेगी, सेहतमंद होने से लोगों की उत्पादकता में बढ़ोतरी होगी, जिससे आर्थिक वृद्धि को तेजी से नए पंख लगेंगे। इन सकारात्मक रुझानों के बीच अभी भी कुछ ऐसे बिंदु सामने आते हैं जिन पर समय रहते ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य पर बड़े खर्च के साथ ही इससे हासिल हो रहे फायदों की निरंतरता का भी ध्यान रखना होगा। इसका अर्थ है कि स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के साथ ही इस पर नजर बनाए रखी जाए कि जो सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं उनकी गुणवत्ता कैसी है। इसके साथ ही बीमारी की शुरुआती स्तर पर पहचान के तंत्र को भी प्रभावी बनाना होगा, ताकि अगले चरण में बीमारी के बिगड़ने पर जो अधिक खर्च और जटिलताएं बढ़ती हैं, उन्हें दूर किया जा सके। इससे लोगों को लाभ मिलने के साथ ही स्वास्थ्य तंत्र पर भी बोझ घटेगा। कुल मिलाकर NHA के आकलन यही दर्शाते हैं कि स्वास्थ्य के मोर्चे पर देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। निसंदेह यह प्रगति प्रशंसनीय है, लेकिन इस क्रम को यथावत बनाए रखने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ ही पर्याप्त नीतिगत हस्तक्षेप भी आवश्यक होंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार के बड़े खर्च ने एक मजबूत बुनियाद रखी है, लेकिन अगले चरण के स्वास्थ्य सुधारों में गुणवत्ता और दीर्घकालिक निरंतरता पर ध्यान केंद्रित करना होगा, ताकि प्रत्येक नागरिक तक उत्तम कोटि की स्वास्थ्य सुविधाएं किफायती दरों पर पहुंच पाएं। उपेक्षित जीवन जीने को मजबूर बुजुर्ग। डॉक्टर विशेष गुप्ता, लेखक, उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पूर्व अध्यक्ष हैं। देश के 70 साल से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को बीते दिनों सरकार ने आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने का निर्णय लिया। इसके तहत करीब 6 करोड़ वरिष्ठजनों को 5 लाख रुपए का बीमा कवरेज मिलेगा। बुजुर्गों के लिए केंद्र सरकार की यह योजना अनायास नहीं है। हाल ही में प्रकाशित 4 रिपोर्टों में देश में बुजुर्गों की तेजी से बढ़ती आबादी का आकलन किया गया। इन सभी ने केंद्र सरकार का भी ध्यान खींचा है। इसमें पहली रिपोर्ट कुछ भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययन पर आधारित है। उनका यह अध्ययन +1 नामक जर्नल में प्रकाशित हुआ है। इससे पता चलता है कि आज देश का हर चौथा बुजुर्ग स्मृतिलोप, भाषा को ठीक से प्रयोग न करने, सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाने तथा अपने दैनिक कामों में समस्या का अनुभव करने जैसी दिक्कतों से जूझ रहा है। दूसरी रिपोर्ट SBI की है, जिसमें कहा गया है कि भारत की कामकाजी आबादी की औसत आयु 2021 में 24 वर्ष के मुकाबले 2024 में बढ़कर 28-29 वर्ष होने की संभावना है। आज चीन की कामकाजी औसत आयु 39.5 साल है। वहीं यूरोप में वह 42 साल, उत्तरी अमेरिका में 38 साल और एशिया में 32 साल है। वैश्विक स्तर पर यह औसत आयु 30.4 वर्ष है। वर्ष 2001 में बुजुर्गों की जो आबादी 7.9 करोड़ थी, वह 2024 में बढ़कर 15 करोड़ हो गई है। बुजुर्गों की यह आबादी देश की कुल जनसंख्या का 10.7% है। इसमें 7.7 करोड़ पुरुष और 7.3 करोड़ महिलाएं हैं।
2001 में जो कामकाजी आबादी 58.6 करोड़ थी, 2024 में इसके 91 करोड़ रहने की संभावना है। इस प्रकार जल्द ही देश की कुल आबादी में 67% हिस्सेदारी कामकाजी लोगों की होगी। इस कड़ी में मैन एंड वीमेन नामक तीसरी रिपोर्ट केंद्र सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय की है। यह बताती है कि 2036 तक देश में बच्चों एवं किशोरों की आबादी में तेजी से गिरावट आएगी। दूसरी ओर बुजुर्गों और मध्यम उम्र के लोगों की संख्या बढ़ेगी। वर्तमान आबादी में 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों का प्रतिशत 9.5 है। वहीं 2036 में बुजुर्गों की आबादी बढ़कर 13.9% हो जाएगी। चौथी रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA की भारत प्रमुख एंड्रिया वोजनार के एक साक्षात्कार में दिए हुए बयान से जुड़ी है। उनके अनुसार भारत में अगले 25 वर्षों में देश की आबादी में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की संख्या बढ़कर 20.8% हो जाएगी, अर्थात देश में हर 5वां व्यक्ति बुजुर्ग होगा। UNFPA के अनुसार 2024 से 2050 के बीच देश की कुल आबादी 18% ही बढ़ेगी, मगर वृद्ध जनसंख्या में 134% तक की बढ़ोतरी होगी। देश की आबादी में जिस प्रकार बुजुर्गों की आबादी लगातार बढ़ रही है, उससे देश में कामकाजी युवाओं और वृद्धजनों के बीच असंतुलन आने के आसार बढ़ रहे हैं। एक खास बात यह भी है कि विकसित देशों मसलन जापान, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया एवं ब्रिटेन जैसे देशों में जनसंख्या के बढ़ने का स्तर अमूमन शून्य हो चुका है। निसंदेह भविष्य में वहाँ वृद्धजनों की जनसंख्या बढ़ेगी और कार्यशील जनसंख्या कम होती जाएगी। इससे उत्पादन स्वतः ही घटेगा। हालांकि भारत में ऐसा नहीं है। उपरोक्त चारों रिपोर्टों का सार यह है कि यहाँ अगर बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है तो उससे कहीं बढ़े हुए अनुपात में कामकाजी युवक युवतियों की संख्या भी बढ़ रही है। आज ब्राजील, रूस, भारत और चीन में जन्म दर और जनसंख्या वृद्धि दर लगातार घट रही है। भविष्य में केवल भारत देश ही ऐसा होगा जहाँ की कार्यशील और ज्ञानाश्रित युवा जनसंख्या संपूर्ण विश्व में अपना परचम लहराएगी। आज देश में बुजुर्गों से जुड़े सामाजिक ढांचे और युवाओं और वरिष्ठजनों के बीच बढ़ रहे पीढ़ीगत अंतराल और जनसंख्यात्मक असंतुलन को लेकर चिंता अधिक है। यदि देश के युवाओं की ऊर्जा, शक्ति, उत्साह और सामर्थ्य देश के काम आएगा तो उसी अनुपात में देश के वरिष्ठजनों का लंबा अनुभव भी इन युवाओं की सुरक्षा में ढाल का कार्य करेगा। किसी भी देश को महान वहाँ के रहने वाले लोग बनाते हैं और यही लोग आगे चलकर उस महान देश के महत्वपूर्ण नागरिक बन जाते हैं। परंतु भारत जैसे सुसंस्कृत देश के बुजुर्ग नागरिक यहाँ उपेक्षित जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। अमेरिका और यूरोप में किसी भी राजनीतिक दल में इतना साहस नहीं है कि वहाँ के वरिष्ठ नागरिकों की अनदेखी कर सके। यूरोप और अमेरिका के बजट का एक बड़ा हिस्सा बुजुर्गों के सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण पर खर्च होता है। आवश्यकता है कि यहाँ जहाँ सरकारों द्वारा उनकी पेंशन में बढ़ोतरी हो, वहीं रेल एवं हवाई यात्रा में छूट और स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार और एक गरिमापूर्ण जीवन जीने की सुलभता के साथ साथ उनकी सामाजिक आर्थिक सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम हो। याद रहे कि जो समाज एवं राष्ट्र अपने वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करता है, वह वर्तमान के साथ सुनिश्चित भविष्य के लिए भी अपनी सामाजिक पूंजी को सहेज कर रखता है। वर्ष 2047 तक हम जिस विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं, वह वरिष्ठ नागरिकों के बढ़ते संख्यात्मक बल से जुड़े लंबे अनुभव और युवाओं की कार्यात्मक ऊर्जा एवं शक्ति के मध्य सहक्रिया के सेतु पर संतुलित पदचापों से ही पूरी हो पाएगी। सौहार्द है जरूरी राष्ट्रीय सहारा। बांग्लादेश के पुराने ढाका के तांती बाजार इलाके में दुर्गा पूजा के दौरान कथित तौर पर देसी बम फेंका गया, जिससे मंडप में आग लग गई और कुछ लोग घायल हो गए। दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान बांग्लादेश भर से 35 अप्रिय घटनाएं की खबरें हैं। 17 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहां की 17 करोड़ की आबादी में महज 8% हिंदू हैं और 32,000 से ज़्यादा मंडपों में हर वर्ष की तरह धूमधाम से दुर्गा पूजा कर रहे थे। तांती बाजार की घटना तथा जासेश्वरी काली मंदिर में सोने के मुकुट की चोरी पर भारत के विदेश मंत्रालय ने गंभीर चिंता जताते हुए इन्हें बांग्लादेश में मंदिरों और देवी देवताओं को अपवित्र करने की योजनाबद्ध साजिश बताया है। यह मुकुट 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर को भेंट किया था। भारत सरकार की तरफ से वहां की सरकार से अपील की गई है कि अल्पसंख्यकों और अल्पसंख्यकों तथा उनके पूजा स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। भारतीय हाई कमीशन ने भी इस पर चिंता व्यक्त करते हुए बांग्लादेश की सरकार से चोरी की जांच और मुकुट बरामद करने के साथ ही अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की है। हालांकि इस दरमियान वहाँ के तीनों सेना, थल, नौसेना और वायुसेना प्रमुखों ने
ढाका काली मंदिर का दौरा किया। बीते महीने इस्लामी समूहों की धमकियों के बाद अंतरिम सरकार ने हिंदू पक्ष के दौरान सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की बात की थी। स्पष्ट चेतावनी दी गई थी कि पूजा स्थलों को किसी भी तरह का निशाना बनाने वालों के खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। दुर्गा पूजा बांग्लादेश की संस्कृति के बड़े त्योहारों में शामिल है, जो सामाजिक एकता और लचीलेपन का प्रतीक मानी जाती रही है। मगर राजनीतिक उथल-पुथल के कारण अराजक तत्वों ने ऐन पहले ही पूजा संपन्न न होने देने की अफवाह फैलाई थी। हालांकि अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने ढाकेश्वरी मंदिर का दौरा कर इस सारे विवाद को ठंडा करने जैसा सकारात्मक कदम उठाया है। पूजा भले ही संपन्न हो चुकी है, मगर सरकार का जिम्मा है कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के प्रति मुस्तैद हो और पीढ़ियों से वहां रहने वालों के हक में फौरी कदम भी उठाए। अराजक तथ्यों पर लगाम लगाना और विभिन्न समुदायों के दरमियान सौहार्द बनाए रखना हर सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। अंतरिक्ष से निगरानी हिंदुस्तान। भारत जब चारों ओर से प्रतिकूल स्थितियों से घिरता दिख रहा है, तब देश की सुरक्षा या निगरानी के लिए किया जाने वाला कोई भी इंतजाम स्वागत योग्य है। देश की सुरक्षा के मोर्चे पर यह किसी खुशखबरी से कम नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति CCS ने अंतरिक्ष आधारित निगरानी SBS मिशन के तीसरे चरण को मंजूरी दे दी। जल, थल और नभ की पूरी निगरानी के लिए किया जा रहा यह कार्य देश को गर्व की अनुभूति करा रहा है। ध्यान रहे कि इस परियोजना को रक्षा मंत्रालय में एकीकृत मुख्यालय के तहत रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। ऐसे सुरक्षा कार्यक्रमों को गोपनीय रखना चाहिए, पर यह हर्ष और कौतूहल का भी विषय है, इसलिए इसकी एक सीमा में रहते हुए चर्चा स्वाभाविक है। भारत एक उदार लोकतांत्रिक देश है और देश से जुड़ी बुनियादी सूचनाओं से देशवासियों को लैस करने में कोई बुराई नहीं है। आकाश में उपग्रहों का जाल बिछाकर किस तरह से देश की सुरक्षा और सूचना जरूरतों को पूरा किया जाएगा, इसके बारे में देशवासी जरूर जानना चाहेंगे। शुरुआती सूचनाओं के अनुसार भारत सरकार निजी क्षेत्र को साथ लेकर देश के निगरानी तंत्र को मजबूत कर रही है। वह समय के अनुरूप उठाया गया कदम है। कम से कम 52 उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े जाएंगे, जिन पर 26,968 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसरो 21 उपग्रहों का निर्माण करेगा और 31 उपग्रह निजी कंपनियों द्वारा तैयार किए जाएंगे। यह सूचना भी आज बहुत उपयोगी हो गई है कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय साल 2001 में अंतरिक्ष आधारित निगरानी तंत्र की शुरुआत 4 उपग्रहों के साथ हुई थी। उसके बाद दूसरे चरण में साल 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार के समय 6 उपग्रह छोड़ने का फैसला हुआ था। उसके बाद अब जाकर तीसरे चरण का फैसला हुआ है। इसमें एक राय यह भी है कि अंतरिक्ष से निगरानी का काम अपेक्षाकृत कम गति से हो रहा है। देश की निगरानी व संचार जरूरतों को देखते हुए उसमें और तेजी आनी चाहिए। यह समझने की बात है कि प्रतिवर्ष औसतन 5 उपग्रह निगरानी के उद्देश्य से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित होंगे। 10 साल में कुल 52 उपग्रह अंतरिक्ष की निचली कक्षा में तैनात हो जाएंगे। कोई शक नहीं है कि भारत को जल और नभ तीनों ही मोर्चों पर खुद को मजबूत करना चाहिए। आज भारत के साथ दुनिया के ताकतवर देश खड़े हैं, फिर भी भारत को स्वयं अपने स्तर पर पुख्ता इंतजाम रखने चाहिए। भारत चुनौतियों से घिरा हुआ है और दुनिया की सबसे विशाल आबादी है। भारतीय जीवन अनमोल है, अतः हमें सबकी रक्षा के लिए अपने निगरानी तंत्र को मजबूत करना ही होगा। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि हमारी निगरानी तंत्र अगर मजबूत होगा तो हमारे पड़ोसी देशों को भी फायदा होगा। आपात स्थिति या आपदाओं के समय हम दुनिया के अन्य देशों की मदद करने में ज़्यादा सक्षम होंगे। निगरानी तंत्र केवल युद्ध या अपनी रक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि तेज, सतत और सुनिश्चित विकास के लिए भी जरूरी है। पूरी सतर्कता के साथ इस अभियान को आगे बढ़ाना चाहिए। निजी उपग्रहों को जरूर जगह मिलनी चाहिए, लेकिन सभी पर रक्षा मंत्रालय या भारत सरकार का नियंत्रण सुनिश्चित होना चाहिए, ताकि भारतीय सुरक्षा में किसी सेंध की कोई गुंजाइश न रहे। देश में तकनीक क्रांति का नया दूत बनेगा परम रुद्र। भारतीय वैज्ञानिकों ने स्वदेशी तकनीक से परम रुद्र सहित 3 सुपर कंप्यूटरों को बनाया है। इसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्लैक होल, खगोल विज्ञान और मौसम के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी। भारत की तकनीक प्रगति में यह मील का पत्थर है। इससे नई तकनीक का विकास होगा और नवाचार को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इन सुपर कंप्यूटरों को देश को समर्पित किया है। परम रुद्र के अलावा अन्य 2 सुपर कंप्यूटरों के नाम अर्का और अरुणिका रखे गए हैं। विश्व स्तर पर चीन के पास सर्वाधिक सुपर कंप्यूटर हैं। इसके बाद अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, आयरलैंड और ब्रिटेन का स्थान है। इसको देखते हुए भारत सरकार ने 2015 में ही 7 वर्षों की अवधि 2015 से 22 के लिए
4,500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन की घोषणा की थी। इस मिशन के अंतर्गत 70 से अधिक उच्च प्रदर्शन वाले सुपर कंप्यूटरों के माध्यम से एक विशाल सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड स्थापित कर देश भर के राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थानों और संस्थाओं को सशक्त बनाने की परिकल्पना की गई। इस परियोजना का उद्देश्य एक मजबूत भारतीय नेटवर्क स्थापित करना है जो विश्वसनीय कनेक्टिविटी प्रदान करने में सक्षम होगा। परम रुद्र सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम की प्रोसेसिंग स्पीड 1 पेटाफ्लॉप प्रति सेकंड है, यानी ये कंप्यूटर 1 सेकंड में 1000 खरब फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। किसी एक मशीन के लिए यह बेहद तेज कंप्यूटिंग स्पीड है। HPC हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम उन्नत कंप्यूटिंग प्रणाली हैं जिनको जटिल और डेटा गहन कार्यों को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। इन प्रणालियों का उपयोग आमतौर पर जलवायु मॉडलिंग, आणविक जीव विज्ञान व जीनोमिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI और मशीन लर्निंग, इंजीनियरिंग व सामग्री विज्ञान, सिमुलेशन और रक्षा व एरोस्पेस के क्षेत्र में किया जाता है। परम रुद्र एक उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सिस्टम है जिसे जटिल गणनाओं और सिमुलेशन को उल्लेखनीय गति से संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। ये सुपर कंप्यूटर भारत के राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन का परिणाम है जो घरेलू स्तर पर उन्नत तकनीक को विकसित करने में हमारी निरंतर बढ़ती क्षमताओं को दर्शाते हैं। पुणे में स्थापित विशाल मीटर रेडियो टेलीस्कोप परम रुद्र का उपयोग फास्ट रेडियो बस्ट FRB और अन्य खगोलीय घटनाओं के अध्ययन के लिए करेगा। जाहिर है इससे ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ बढ़ेगी। दिल्ली स्थित अंतर विश्वविद्यालय त्वरक केंद्र IUAC में सुपर कंप्यूटर पदार्थ विज्ञान और परमाणु भौतिकी में अनुसंधान को बढ़ावा देगा। अर्का और अरुणिका सूर्य पर आधारित हैं। 850 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए इन सिस्टमों की मिली-जुली प्रोसेसिंग क्षमता तो 21.3 पेटाफ्लॉप है। ये दोनों नोएडा स्थित नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट और पुणे के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी में पहले से मौजूद सिस्टम प्रत्यूष और मिहिर की जगह लेंगे। अर्का और अरुणिका की मदद से हाई रिजोल्यूशन वाले मॉडल तैयार किए जाएंगे जो उच्च कटिबंधीय चक्रवातों, भारी वर्षा, आंधी, ओलावृष्टि, गर्म लहरों, सूखे व अन्य मौसम संबंधी अहम घटनाओं से संबंधित भविष्यवाणियों को सटीकता और लीड टाइम को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएंगे। इनकी मदद से भारत मौसम विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ा खिलाड़ी बनने को तैयार है। इन प्रणालियों का असर मौसम अनुसंधानों के अलावा कई अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ेगा। इसमें कृषि, आपदा प्रबंधन और अंतरिक्ष अन्वेषण सहित विभिन्न क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने की विराट क्षमता है। उदाहरण के लिए बेहतर मौसम पूर्वानुमान हमारे किसानों को फसल प्रबंधन के बारे में बेहतर तैयारी करने में मदद कर सकता है। स्पष्ट है इन सुपर कंप्यूटरों को स्वदेश में विकसित करके भारत तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। उसका यह कदम वैज्ञानिक नवाचार और तकनीक उन्नति के वैश्विक केंद्र बनने के देश के व्यापक लक्ष्यों के अनुरूप है। धन्यवाद।